बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर क्लास चैप्टर नंबर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए की स्टडी जो है हमारी इस वक्त ऑन बोर्ड है, कंटिन्यू है, हम पढ़ रहे हैं उसको। और इस चैप्टर के अंदर अभी तक जो हमारी मेन स्टडीज हुई हैं, हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि बेसिकली क्रोमोसोम क्या चीज़ है, उसका इंट्रोडक्शन है, फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, फिर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर के बॉडी पार्ट्स, मॉर्फोलॉजी के बाद हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि ये बना हुआ किस चीज़ से है। इसकी केमिकल कंपोजिशन देखी तो पता लगा 60% इसके अंदर प्रोटीन है, 40% डीएनए है और बहुत ही ट्रेस था इसमें आरएनए भी मौजूद है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस करनी होती है इसमें। तो इस तरीके से फिर हमने जब डीएनए का, क्रोमोसोम का जब हमने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा, उसे खोल के और एक्सप्लेन करने के बाद जब हमने स्टडी किया, तो ये हमारा कल की लास्ट डायग्राम जो हमने स्टडी करी थी। शेयर हो रहा है बेटा सब कुछ आपको सामने नजर आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक, वेरी गुड, ठीक है। तो हम ये क्रोमोसोम्स की स्टडी हम कर रहे थे, ये सारा सुपर कॉइल और सब चीज हमने स्टडी कर लिया था कि किस तरीके से एक क्रोमोसोम के अंदर जो है एक 7 फीट का डीएनए जो है वो फिट होता है। अब और ये सब अब हमारा जो मेन आज टॉपिक है वो बेसिकली हमारा है वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है ना। कि जो हमने इस पूरे क्रोमोसोम को खोला, यहाँ से बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया और खोल के सैंपल निकालते रहे, और बीड्स के ऊपर जो है ये हिस्टोन के ऊपर सिंगल धागा लिपटा हुआ है। जब इस सिंगल धागे को खोलो तो पता लगा ये भी डबल हिलेक्स है, डुप्लेक्स। आज हमसे दुआ फातिमा नहीं आई, ठीक है। वरिशा दुआ को चेक करें बेटा, कहाँ है? ठीक है जी सर। तो ये डबल हिलेक्स हमको पता लगा। जवेरी कुछ कह रही है बेटा? सर आपने ये नहीं बताया ना कि ये प्रोटीन और डीएनए एक दूसरे से अटैच क्यों होते हैं, मतलब इनमें ऐसी क्या मतलब प्रॉपर्टी की एक दूसरे से इतने ज्यादा। हाँ, ये वाला पॉइंट जो हमारा मिस रहा कि ये इतने हाईली क्वाइल्ड इसलिए होते हैं। हमने सुपर क्वाइलिंग तो बता दी कि ये बिल्कुल लिपटे हुए होते हैं, लेकिन इनके लिपटने का एक तरीका है क्या, कि जो हमारा सेंट्रल हिस्टोन जो डीएनए जो प्रोटीन है ये नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो ये धागा इसके ऊपर लिपटा हुआ है डीएनए का ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। और जब ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बना लेता है, बिल्कुल ग्रिप कर लेता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये और भी, इसी वजह से जो हमने कल हेट्रोक्रोमेटिन का वर्ड पढ़ा था ना, ये ऊपर जो हमने पढ़ा था, ये यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, कल हमने फिर ये भी देखा था, ये मसला कर रहा था कि व्हाट इज द यूक्रोमेटिन जो खुल जाता है, हेट्रोक्रोमेटिन जो खुलता नहीं है। यानी हेट्रोक्रोमेटिन के बाद नेगेटिव और पॉजिटिव इतना स्ट्रांगली चार्ज होता है कि वो खुल ही नहीं पाता, इसलिए वो प्रेस्ड रहता है, कलरफुल रहता है और रिमेन अनचेंज्ड और नॉन फंक्शनल होता है। लेकिन यूक्रोमेटिन खुल जाता है, ठीक है बेटा। जवेरी इसी की बात कर रही थी ना? यस सर। ठीक है जनाब, चले ये पॉइंट पे लो। आज हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, अब इनकी बुक्स ने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आके अच्छा क्रोमोसोमल थ्योरी दे दी इन्होंने, और फिर आगे वो जेनेटिकल क्रॉस दे दिए, लेकिन इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को जो है ना डिस्क्राइब ही नहीं किया डिटेल में, बस थ्योरी में थोड़ा बहुत दे दिया। उसके बाद ये लोग सारे उस पर चले गए। लेकिन मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए पढ़ाऊंगा, ठीक है जनाब। तो हम आज पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के लिए हमने पढ़ा था कि जो डीएनए किससे मिलके बना, जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं। डीएनए किस चीज से मिलके बना है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजनियस बेस। एक नाम बताएं, व्हाट इज दिस? जो तीनों आप चीजें अलग अलग बता रही हैं, इसे क्या कहते हैं? डीएनए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। वेरी गुड। अब वरिशा, अब जब वो जो है ना जवेरिया थोड़ा डिटेल में जा रही थी, हम कह रहे हैं पहले एक नाम बता दें ताकि फिर हम इसकी डिटेल करेंगे। चले जनाब, और तो हम सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जब हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली द डीएनए स्ट्रक्चर। अच्छा बेटा, अब ये न्यूक्लियोटाइड आपके सामने शो हो रहा है? यस सर। बिल्कुल क्लियर?
यस सर। कितने पार्ट है एक न्यूक्लियोटाइड के? पता है, बताए शाबाश। कितने पार्ट है न्यूक्लियोटाइड के? 3 parts लिखे हुए सर। 3 पार्ट्स लिखे हैं, जो लिखे हैं वही तो पढ़ने का कह रहा हूँ, नई चीज थोड़ी कह रहा हूँ। ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं? फॉस्फेट ग्रुप, Phosphate पेंटोज group, शुगर, pentose sugar, नाइट्रोजीनियस बेस। nitrogenous base. जीनियस नहीं, नाइट्रोजीनस। ओह सॉरी सर। ठीक है, नाइट्रोजीनस बेस्ड। अच्छा चलें, सबसे पहले चीज, द बेसिक स्ट्रक्चर इज पेंटोज शुगर। ये जो शुगर आपको नजर आ रही है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर है इसके, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज द पेंटोज शुगर। ठीक है, खदीजा आप है बेटा? हेलो? नो सर, खतीजा नहीं है। नहीं एडमिट है, चले ठीक है, सही है, कर लिया मैंने एडमिट। अच्छा, तो ये जो 3 पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, इनमें सबसे बेसिक पार्ट जो है वो शुगर का, पेंटोज शुगर, यानी कि ऐसी शुगर जिसके 5 कार्बन एटम होते हैं। ठीक है, अब उस पांचों के ऊपर देखें हाइड्रोजाइल ग्रुप और H और OH लगा हुआ है। ठीक हो गई बात, ये पेंटोज शुगर 5 कॉर्नर है। इस शुगर का एक कॉर्नर किससे मिला हुआ है? फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, देखें बीच में P और 4 साइड पर जो O लगा हुआ है, इसका केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो पता लगा शुगर का एक कॉर्नर पे फॉस्फेट का ग्रुप लगा हुआ है और शुगर के दूसरे कॉर्नर पे क्या लगी हुई है? नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस हमारे पास कितनी है? 4 है। ठीक है ना, जिसके अंदर कौन कौन सी है हमारे पास? एडेनाइन, गुआनिन, थायमाइन एंड साइटोसाइन, ATGC, जिससे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं या शो ऑफ करते हैं। अब हमारे पास ये एडेनाइन लगी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए इसके ऊपर N और डबल H, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये एडेनाइन है, कि नाइट्रोजन बेस के साथ 2 हाइड्रोजन के जब वो लगते हैं मॉलिक्यूल के, 2 हाइड्रोजन के, तो वो नाइट्रोजनस बेस। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर है नाइट्रोजीनस बेस का। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर से हमारा पूरा DNA का स्ट्रक्चर बनता है, इन्हीं नाइट्रोजीनस बेस के जरिए से और इसी न्यूक्लियोटाइड के जरिए से। और हमने पढ़ा था कि DNA कंटेन द बिलियंस, नहीं 40 मिलियंस, एक क्रोमोसोम एक DNA में क्या कर रहा था? 40 मिलियंस न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं कमोबेश, और उनके अंदर बहुत सारी जीन्स होती है। ठीक है, तो यही न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जब नाइट्रोजीनस बेस अरेंज्ड होती है तो वो जीन बनाती है। आगे जाके हम एक और स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है जनाब? जल्दी बताएगा ना, सूख जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड का। ये भी न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, वेरी गुड। कैसे पता लग रहा है? क्योंकि इसके अंदर ये एक शुगर है बी, ए के अंदर क्या लगा हुआ? फॉस्फेट ग्रुप है, और सी में क्या लगा हुआ है? बेस, यानी कि नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब आपके पास ये पेपर आ सकता है कि लेवल द 3 पार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेलो। बेलो जो है इनके नीचे के बाद सिर्फ ये लिख देंगे पहले ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। आपने इजीली रिकॉग्नाइज कर लिया। सबको समझ में आ गई बात? आगे चलो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करें। यस सर। Yes sir. ठीक हो Yes गई बात? sir. अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और भी थोड़ी सी एक टिपिकल नाइट्रोजनस बेस मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये भी टिपिकल नहीं है, बहुत आसान सी, वही बीच में शुगर, शुगर पेंटोज, इसके लेफ्ट साइड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। अच्छा, अब इसमें एक बात और समझ लें, शुगर जो हम DNA का धागा बनाते हैं ना, घुमा हुआ, जो धागा बनाते हैं घुमा हुआ, ये जो धागा होता है ये बेसिकली किससे बना हुआ होता है? शुगर से। ओके, अब जरा गौर से समझिएगा जो बात समझाना चाह रहा हूं मैं। अब मैं आपको DNA का स्ट्रक्चर समझाना चाह रहा हूँ। न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया। अब मैं बताता हूँ कि न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंकेज कैसे करते हैं, लिंक कैसे करते हैं। ये जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली वो धागा है जिसको हम स्ट्रैंड कहते हैं, कि डबल डुप्लेक्स कहते हैं ना, हेलिक्स कहते हैं। ये धागा है, दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द DNA का सबसे बाहर वाला पार्ट धागे का। अभी मैं समझा रहा हूँ, जैसे आपको अगले डायग्राम दिखाऊंगा यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि हाँ ये किस तरीके से अरेंज होता है, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। फिर जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा ना, तो आपको बहुत आसानी से बहुत सारे MCQ समझ में आ जाएंगे जो भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, नॉन क्लियर्ड है, कंफ्यूजनिंग है कि भाई पता नहीं क्या बात कर रहा है, किस तरीके से। ठीक है, ये जवेरिया ज्वाइन हुई नहीं हुई?
ये अपना सर हम तो ज्वाइन है। नतीजा होगा, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली जो धागे का स्ट्रक्चर कौन बताता है? शुगर। अब शुगर का, अब कई हजार शुगर्स मिलकर धागा बनाती हैं, ठीक है। अब जो शुगर का आपस में लिंक है, यानी शुगर जो आपस में मिलती है वो किसकी मदद से मिलती है? फॉस्फेट ग्रुप की मदद से। यानी कि एक शुगर, दूसरा फॉस्फेट ग्रुप, उस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर दूसरी शुगर, फिर उस शुगर के ऊपर फिर एक और फॉस्फेट ग्रुप, फिर उस फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर एक और शुगर। इस तरीके से ये शुगर चलती रहती है। अच्छा, अब जो ये इसके अंदर शुगर जो लिंकेज होती है, इसकी 3-5 लिंकेज होती है। 3-5 लिंकेज मतलब ये है कि शुगर का 5th कॉर्नर होगा, ठीक है ना, 3 कॉर्नर होगा, यानी कि वन टाइम शुगर का 3 कॉर्नर होगा जो लेफ्ट स्ट्रैंड। अच्छा चले, मैं ये 3-5 आपको बाद में बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगी बात। अभी थोड़ी सी कंफ्यूज जाएंगे 3-5 में। सर जो हम शुगर खाते हैं वो अलग होती है और फॉस्फेट पेंटोस शुगर। देखिए बेटा, हम जो शुगर खाते हैं और ये जो शुगर है एक ही बात है। शुगर मतलब शुगर होता है, ठीक है, और वो ग्लूकोज होता है। अब शुगर के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। मोनोसैकेराइड्स सिंगल मॉलिक्यूल, डाइसैकेराइड्स डबल मॉलिक्यूल, ओलिगोसैकेराइड्स 2 से ज्यादा, पॉलीसैकेराइड 3 और उससे फिर इससे ज्यादा, फिर इसके बाद स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारी लॉन्ग चेन है। लेकिन मोनोमर शुगर का वही है जो ये हम खाते हैं, वही शुगर है। ठीक हो गई बात? अच्छा, अब हमने भी तक क्या समझा कि जो मेन स्ट्रैंड धागा है वो इस शुगर के बना हुआ, और वो शुगर आपस में लिंक करती है किसकी मदद से? फॉस्फेट। यानी कि एक शुगर फॉस्फेट से ग्रुप से लगी हुई है, इसके ऊपर जो यहाँ शुगर होगी वो भी फॉस्फेट ग्रुप से लगी होगी, फिर उसके ऊपर जो शुगर होगी, शुगर फॉस्फेट से मिला होगा, फिर फॉस्फेट के ऊपर शुगर लगी हुई होगी। इस तरह शुगर फॉस्फेट की पूरी चेन बन जाती है। ठीक होगी बात? अब जब ये धागा बनता है तो धागे के बीच में आपको नाइट्रोजनस बेस नजर आती है। ओके, धागे के बीच में तो शुगर का जो दूसरा कॉर्नर है, ये कॉर्नर राइट हैंड साइड वाला कॉर्नर जो है, इसके ऊपर नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। अब नाइट्रोजनस बेस बनी हुई है, तो अब ये डीएनए का जो डबल हेलिक्स है उसका एक हेलिक्स का स्ट्रक्चर है, यानी कि एक तरफ की दीवार का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसके ऊपर ये लॉन्ग चेन चलती चली जाती है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, और हर शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस अगर, ठीक है ना, यहाँ नाइट्रोजन बेस सीक्वेंस से ऊपर चले जाते तो आधा स्ट्रक्चर पढ़ा हमने डीएनए की, एक दीवार का, एक डुप्लेक्स का, एक स्ट्रैंड का। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई था कि मैं डीएनए का स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछें जल्दी से। यस सर, आगे समझ में। यस सर, आ गई। ठीक है ना? अच्छा, अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मजीद, उसको एक्सप्लोर खोलते हैं। देखिए अगली डायग्राम कौन सी आ रही है। अच्छा जनाब, अब ये देखिए, बहुत आसान और सादा और इंतहाई मजेदार, आपको बड़ी इंशाल्लाह डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसे समझ में आएगा कि आप कभी नहीं भूलेंगे। जो बहुत कंफ्यूजनिंग रहता है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है, बच्चे परेशान रहते हैं कि सर ये पता नहीं क्या बना हुआ है। अच्छा देखिए, ये शुगर है, ठीक, शुगर किससे मिला हुआ है? एरो बताया मैंने जल्दी से, किससे मिला हुआ है शुगर का? फॉस्फोरस ग्रुप से। फास्फोरस है। शुगर राइट हैंड साइड से किससे मिली हुई है? नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस बेस। ये हो गया बेस, ये हो गया शुगर, और ये हो गया फॉस्फेट ग्रुप। अभी तक हमने ये 3 चीजें पढ़ी थी। यस सर। यस सर। अब हमने कहा था कि ये Yes, डीएनए sir. का हमने एक धागा पढ़ा है, ठीक। अब इस धागे का एक पोर्शन, यानी कि ये शुगर इस फॉस्फेट से मिली हुई है, ये फॉस्फेट इस शुगर से मिली हुई है, फिर ये शुगर इस फॉस्फेट से मिली है, ये फॉस्फेट इस शुगर से मिली हुई है। इस तरह ये पूरी चेन, और हर एक शुगर के राइट एंड के ऊपर एक नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है। ठीक हो गई बात? तो हमने एक धागा पढ़ लिया, बिल्कुल दूसरा धागा इसके राइट हैंड पर है, सेम वो भी इसी कंडीशन में चल रहा है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं है। वही शुगर का ग्रुप, एक तरफ उसके नाइट्रोजनस बेस और दूसरी तरफ उसके फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इस तरह पता लगा कि जो डीएनए की एक सीढ़ी बनती है, एक सीढ़ी, उसके अंदर कितनी नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है? जल्दी से बताएं। ये डीएनए की जो एक सीढ़ी है, यानी कि यहां से यहां तक, मेरा एरो देखा, ये एक सीढ़ी बना रही है ना,
इसमें कितनी नाइट्रोजनस बेस लगी है? सर 3 यहां से यहां तक जो मेरा एरो घूम रहा है, इसमें कितनी नाइट्रोजनस बेस लगी है? 2 2 नाइट्रोजनस बेस लगी है। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि शुगर बेस और फॉस्फेट एक नाइट्रोजनस बेस, शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस, ये दूसरा नाइट्रोजनस बेस। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में लिंक करती हैं, ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलती हैं। देखें, ये लेफ्ट साइड पे ग्वानिन है और राइट साइड पे क्या है? साइटोसिन। अब ग्वानिन और साइटोसिन आपस में मिलती हैं, कितने लकीरें लगी हुई हैं जरा जल्दी से बताएं? 3 3। इसका और 3 ये 3 क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। ये 3 क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये बात समझ में आ गई पूरी कि आप दो नाइट्रोजनस बेस आपस में लिंक करती हैं, किसके जरिए से? यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड का इंटरनल एंड पोर्शन नाइट्रोजनस बेस और नाइट्रोजनस बेस आपस में लिंक करती है हाइड्रोजन बॉन्ड से। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है। यस Yes, सर। sir. अब वो कह रहा है कि अगर लेफ्ट साइड पे ग्वानिन है तो राइट साइड पे क्या होगा? साइटोसिन। लेफ्ट साइड पे एडेनाइन लगा होगा तो यहाँ क्या होगा? थायमिन। राइट साइड पे साइटोसिन होगा तो वहां क्या होगा? ग्वानिन। तो हमने ये कल बताया था आपको कि एडेनाइन हमेशा थायमाइन से करता है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से करता है। ठीक है, ये 4 गफला था, ये हमने बताया। ऊपर लिखा हुआ भी बेस पेयर, ठीक है ना, नाइट्रोजनस बेस की पेयरिंग। अब इसमें एक बात और भी समझ में आ रही है कि अगर ग्वानिन एंड साइटोसिन आपस में मिलेंगी तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, लेकिन जब एडेनाइन और थायमाइन आपस में मिलेंगी तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा रहा है? 2 2। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गई बात? यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है यस तो सर। मुझसे पूछे, कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, किसी किसी में कंफ्यूजन है तो पूछे। अब हमने डीएनए के दोनों धागों का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, क्योंकि अब हम 2 शुगर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, और दोनों शुगर्स आपस में नाइट्रोजन बेस से लिंक कर रही है। अंडरस्टैंड होगी बात? अब हम क्या देखना चाह रहे हैं कि ये 5 और 3 और 3 और 5 क्या लिखा है, जो मैं आपको पहले बताना चाह रहा था। ठीक है, क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड का स्ट्रैंड है, ठीक है, उसका जो इन्होंने सारे शुगर के मुंह ऐसे ही बना दिए, एक का शुगर का मुंह ऊपर होगा, दूसरे के शुगर का मुंह नीचे होगा, ठीक है ना। 2 पीपल आर वेटिंग, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि इस, जैसे कि 1 2 3 ये तीसरा कॉर्नर कंसीडर कर लें, ठीक है, शुगर का ये कौन सा कॉर्नर है? तीसरा। और ये कौन सा है? 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4 5 5। तो कह रहा है कि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर 5 2 3 की पेयरिंग है, यानी शुगर का 5 कॉर्नर अगली शुगर के 3 से मिला हुआ, फिर उसका 5 कॉर्नर अगले शुगर के 3 से मिला हुआ, उसका 5 कॉर्नर अगले शुगर के 3 से मिला हुआ। राइट स्टैंड में इसका उल्टा है, यहाँ 3 किससे मिला हुआ है? एक शुगर का 3 कॉर्नर कार्बन, 5 कार्बन, 5 अगली शुगर के 5 कार्बन से मिला है इस तरफ। तो ये जो 3 और 5 है, ये क्या है? कार्बन की आपस में ज्वाइंटिंग है। किसकी? 2 शुगर्स की, लेकिन 2 शुगर के दरमियान फॉस्फेट ग्रुप है। तो पता लगा फॉस्फेट ग्रुप एक शुगर से 5 कार्बन से मिलता है, दूसरे से 3 से मिलता है, एक से 5 से मिलता है, दूसरे से 3 से मिलता है। तो इस तरह 5 3 हो गया। राइट हैंड साइड पे उल्टा है, पहले से 3 से मिलता है, दूसरे से 5 से मिलता है, फिर पहले से तीसरे से मिलता है, दूसरे से 5 में मिलता है। तो इस तरह 3 5 की पेयरिंग टॉप टू डाउन होती है, डाउन टू टॉप होती है, और 5 3 की पेयरिंग डाउन अप टू टॉप टू डाउन होती है। ये आपके सामने डायग्राम बिल्कुल वाजे तौर पर सामने नजर आ रही है। इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा पूछ ले। सर ये 5 3 वाला एक दफा फिर बताएगा? 5 3 सिंपल ये समझ लें कि देखिए लेफ्ट पे लिखा हुआ है, ऊपर से जब नीचे आएगा तो 5 3 की पेयरिंग है, ये 5 और 3, मतलब ये शुगर का 5वां 5 कॉर्नर किससे मिलेगा? फॉस्फेट से। लेकिन फॉस्फेट जब शुगर से मिलेगा तो इसका तीसरा होगा, ठीक। इसका फिर जो 5 होगा वो इससे मिलेगा फॉस्फेट से, लेकिन फॉस्फेट जब दोबारा नई शुगर से मिलेगा तो उसके 3 से मिलेगा। तो इस तरह 5 3 5 3 5 3 ये होता चला जाएगा। जबकि जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो पहले किससे मिलेगा? नीचे वाले 5 से ऊपर वाले 3 से, ठीक। इस तरह नीचे वाले 5 कार्बन से ऊपर वाले 3 कार्बन से। तो नीचे राइट हैंड साइड में 5 3 की पेयरिंग होती है, शुगर टू शुगर 5 3 कार्बन।
ऊपर वाले में 5 3 में 3 5 इस तरह की कॉर्नर होती है, ठीक है ना। मतलब Yes, शुगर sir. के कॉर्नर है 5, राइट हैंड साइड के ऊपर क्या मिल रहा है 3 वाला 5 से, लेफ्ट हैंड पे 5 वाला 3 से, बस ये अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, हाँ बच्चों, अच्छा अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, ये तो आपको क्या अभी हमने क्या चीज पढ़ी, ये कौन बताएगा क्या चीज आपकी स्क्रीन पर है? ये किस चीज का स्ट्रक्चर है? डीएनए का सर स्ट्रक्चर। अभी तक शो नहीं हुआ। हाँ, डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। और चूंकि डीएनए का स्ट्रक्चर है, कैसे, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिली हुई है, ठीक जनाब। अब जरा इस डायग्राम को जरा गौर से देखिए, नजर आ रही है डायग्राम बेटा? यस सर। Yes, sir. इस डायग्राम को जरा 2 मिनट जरा गौर से तसल्ली से देख के अंडरस्टैंड करें खामोशी के साथ कि ये एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रही है, और सारी देखिए बहुत वेल इलस्ट्रेटेड डायग्राम। जी बेटा क्या समझ आया? सर फॉस्फेट, फॉस्फोरस पेंटोस फॉस्फेट जो Sir, ग्रुप है ये ये से अटैच है और ये नाइट्रोजनस बेस से अटैच है और यहाँ पे जोर से हाइड्रोजन जोर बॉन्ड से बन जोर रहे से, आवाज कम आ रही है। हैं। एक तरफ इसके साथ एडेनाइन माइनर एडेनाइन और थाइमाइन के दरमियान दो का ग्रुप, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। और साइटोसिन और गायनिन के दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक हो गया, और आगे। दोबारा ये ऐसे हो रहा है। ये पेयर किससे मिला हुआ है? नाइट्रोजन बेस किससे मिली जाके? नाइट्रोजनस बेस पेंटोस शुगर से मिले और अच्छा पेंटोस देखिए, शुगर मैं अभी फॉस्फेट आपको पीछे एक बात कह रहा था ना कि पीछे स्ट्रक्चर में गलती थी कि दोनों शुगर का मुंह ऊपर की तरफ बना हुआ था। जी सर। अब देखिए यहाँ जहाँ पर एस एस लिखा हुआ, शुगर का मुंह एक का ऊपर की तरफ है, दूसरी का नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ है। अभी ऊपर नीचे होता है तभी 3 5 का होता है, समझ में आ रही बात? अब समझ में आ जाएगी, ठीक है। अच्छा आगे बताएं कि नाइट्रोजन बेस किससे मिली? शुगर से। आगे चले, शुगर किससे मिल रही है? फॉस्फेट से। फॉस्फेट से। वो फॉस्फेट किससे मिल रही है? phosphate से. फॉस्फेट किससे मिल फॉस्फेट रही है? दोबारा पेंटोस शुगर से मिली है। शाबाश शाबाश, सारे Sugar से कंट्रीब्यूट मिली है करें ना। सर ये ना. सर फॉस्फेट दोबारा किससे मिल रही है? Sugar से. शुगर से। Sir, 5. शुगर का एक कॉर्नर दोबारा किससे मिल रहा है? नाइट्रोजनस बेस ठीक है, फिर Glucose. हाँ, ग्लूकोज तो शुगर खुद हो गई ना, एस फॉर शुगर। ये जी Yes, फॉर sir. ग्लूकोज नहीं, जी फॉर ये लिखा हुआ ग्वानाइन। ब्लैक को ग्वानाइन है, ब्लू साइटोसिन है, रेड थायमाइन है, ग्रीन एडेनाइन है। Thiamine. मेरे ख्याल है समझ में नहीं आ Adenine. रहा, क्या आ रहा है? सर कुछ कुछ आ रहा है. और सर ये ना 5 जी to 4 होंगे. देखें, लेफ्ट में सर ये देखिए ना 5 to 4 होंगे. क्या चीज? सर यही लेफ्ट एंड राइट पर. 5 to 4 क्या? देखिए सर ये हम क्या शुगर पढ़ के रहे हैं? 5 और फास्फोरस का 2. नहीं, 5 क्या चीज कहना डीएनए. चाह रही है? हम नाइट्रोजनस बेसिस कहना चाह रही हैं, शुगर कहना चाह रही है, क्या चीज? सर नाइट्रोजन. देखिए मैं सर आपको मैं शुगर को कह रही थी. शुगर पेंटोज होगी हमेशा 5 बेस। देखिए ये लिखा हुआ, ये रही एक नाइट्रोजनस बेस का शक्ल दी है ना, न्यूक्लियोटाइड ये रही, ठीक, एक न्यूक्लियोटाइड। फिर न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक शुगर है, शुगर के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, और फिर और एक शुगर के एक कॉर्नर के ऊपर बेस लगी हुई है, नाइट्रोजनस बेस,
ठीक है, नाइट्रोजनस बेस कोई सी भी हो सकती है, एडेनाइन, गुआनिन, थायमाइन, साइटोसिन, CATG कोई सी भी हो सकती है। ओके, शुगर के एक कॉर्नर पे नाइट्रोजनस बेस होती है, दूसरे कॉर्नर में फॉस्फेट, और फॉस्फेट से देखो दोबारा डंडी ऊपर जा रही है, ये जाके दोबारा किसी नई शुगर से मिलेगी, फिर शुगर फॉस्फेट से मिलेगी, फिर नई शुगर से मिल जाएगी, फिर फॉस्फेट से मिलेगी। इस तरह शुगर फॉस्फेट की पूरी हमारी धागा बन जाता है। और इस तरह लेफ्ट का धागा भी है, राइट का धागा भी है, जिसको हम डबल डुप्लेक्स कहते हैं। अब इन दोनों धागों के दरमियान में नाइट्रोजनस बेस अरेंज होती है। तो अगर लेफ्ट वाले पे साइटोसिन होगी तो राइट वाले की क्या लगी होगी, साइटोसिन किससे मिलती है जाके, ग्वानिन से, लेफ्ट वाले पे ग्वानिन होगी। अब यही स्ट्रक्चर हमारे पास ऊपर बड़ी वाज़ेह तौर पे आ गया, ये देखें, ये लिखा है, तो दोबारा देखें, शेड करके भी दिखाया, लाइट करके भी दिखाया, ये करा, यही चीज ऊपर जा रही है। और देखें कितनी अच्छी डायग्राम मिली हुई हमको, ये न्यूक्लियोटाइड, इस तरह ये एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल रही हैं, और दोनों न्यूक्लियोटाइड यानी कि इसके अंदर एक शुगर आ गया, शुगर फॉस्फेट से मिल रहा है, फिर फॉस्फेट अगली शुगर से मिल रहा है, शुगर फॉस्फेट से मिल रहा है, फॉस्फेट अगली शुगर से मिल रहा है। इस तरह ये स्ट्रैंड बन रहा है, राइट हैंड भी देखें, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, ठीक है। अब दो सीढ़ियों के दोनों, जो लैडर लाइक स्ट्रक्चर है, दो सीढ़ियों के पिलर बन गए। अब इन दोनों के दरमियान में नाइट्रोजनस बेस लगनी है। तो अगर लेफ्ट साइड की शुगर ने अपने पास साइटोसिन रखा है एक कॉर्नर पे, तो उसके दूसरे कॉर्नर के ऊपर क्या होगा, ग्वानिन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ कह रहा है कि अगर यहाँ साइटोसिन 5th पर है तो यहाँ ग्वानिन 3 पर होगा, ठीक। इसी तरीके से ऊपर चले जाए, इस वाले ने रखा हुआ है थायमिन, यहाँ क्या होगा, एडेनाइन, न्यूक्लिक एसिड बेस जो है। तो ये अगर 5 पर होगा तो ये 3 पर होगा। तो इस तरह 5-3-5-3 की इस तरह इनकी सीक्वेंस चलती रहती है। और देखिए वही इसने दोबारा इसको बेस पेयर भी बता दिया बड़ा करके। एक बात और भी नजर आ रही है कि ग्वानिन और साइटोसिन आपस में पेयर करती हैं तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए ये लिखा हुआ, देखा हुआ ना, कितनी वेल इलस्ट्रेटेड डायग्राम है। इतनी अच्छी डायग्राम तो मैं कहता हूँ, इतने वाज़ेह तौर डायग्राम, इससे अच्छी डायग्राम हो ही नहीं सकती। ठीक है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एडेनाइन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। अब अगर किसी की समझ में ये बात, अच्छा दो देखें, एक चीज और भी उन्होंने वाज़ेह तौर पे डिस्क्राइब कर दी, ये देखें ऊपर लिख भी दिया उन्होंने कि ये पूरी चीज शुगर है, ये लिखा हुआ, ये शुगर है, और शुगर फॉस्फेट बैकबोन, क्योंकि इसमें शुगर और फॉस्फेट बैकबोन दो जो धागे बन रहे हैं, उन धागों के दरमियान में क्या नाइट बेस लगी हुई है, नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई है। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का स्ट्रक्चर। अब आप बताएं आपको क्या समझ में आया, क्या समझ नहीं आया। सर जब अलग अलग नाइट्रोजनस बेस लगी होती है तो डीएनए में कोई फर्क नहीं आता? देखिए ये पूरा मिलके एक डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहा है, और जो ये नाइट्रोजनस बेसिस की जो सीक्वेंस है ना, शुगर, देखिए शुगर और फॉस्फेट का तो कोई बेचारा अमल दखल ही नहीं है, क्योंकि शुगर और फॉस्फेट तो हमारे जिस्म के अंदर वैसे भी होता है। जैसे अभी खदीर ने पूछ लिया सर शुगर ये वही जो हम खाते हैं, तो ऑफ कोर्स शुगर शुगर होती है, ठीक होगी बात। फॉस्फेट फॉस्फेट होता है, फॉस्फोरस ग्रुप से निकलता है। तो ये दो चीजें तो ऑलरेडी हमारी बॉडी में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, नाइट्रोजनस बेस, ऐसे ही है, ठीक है ना। यस सर। जो हमारे किसी खुराक में नहीं होता, हमारे किसी फूड में नहीं होता, हमारे किसी न्यूट्रिशन में नहीं होता, हमारे किसी न्यूट्रिएंट में नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये असल में जो ये नाइट्रोजनस बेस है, जो नाइट्रोजन से ही मिलकर बनता है, जो हम आपको पीछे स्ट्रक्चर भी दिखा रहे थे, ठीक है। अभी मैं आपको एडेनाइन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन का स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो केमिकल स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये हमें वाज़ेह तौर पे जो ये नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है, जैसे इसकी सीक्वेंस क्या बन रही है, CTGA TCAG, ये बन रही है ना सीक्वेंस। बेसिकली दिस सीक्वेंस इज नोन एज द जीन, अंडरस्टैंड। हमने जेनेटिक स्टडी करनी है ना, स्टडी ऑफ जीन करनी है। यस सर। बेसिकली जो ये जीन है कि व्हाट इज द जीन, तो हम एक डेफिनेशन तो ये करते हैं कि जनाब जीन इज अ सप्लीमेंट that carries the genetical character from parents to their babies and generation to generation, the characters of the parents with resembling, बहुत सारी चीजें। जी अरीबा कुछ कह रही हैं? अच्छा, ये सारी चीजें हम जीन नो के सर, वो ना गलती से ना खुल गया था। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, समझ गया।
अब जीन की हम क्या बात करें, अब हम कहते हैं कि व्हाट इज द जीन, तो हम तो पहले जीन का करेक्टर बताते हैं कि जीन बच्चों से पेरेंट्स में ये लेके आती है, यूं लेके आती है, करेक्टर लेके आती है, ठीक। जीन होती क्या है, होती कहां पर है, किस चीज को जीन कहा जाता है? अब वो समझ में आ रही है हमको कि वो जीन किसको कहा जाता है, कि द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस बिटवीन द टू शुगर्स, बिटवीन अब देखिए आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ रहा होगा, वरना इससे पहले अगर आप ये डेफिनेशन रटते तो रट लेते सिर्फ, और रटी हुई डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आती। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि द सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब तरतीब, ऑफ द नाइट्रोजीनस बेसिस, जैसे कि ए टी जी सी जी है ना, द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजीनस बेसिस between the two strand of the DNA of that composed of the sugar and phosphate molecule। क्या कह रहा है कि दो स्ट्रैंड जो शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल बनते हैं, डीएनए के जो बाजू बनते हैं, दो धागे बनते हैं, उनके दरमियान में जो नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस होती है, दिस सीक्वेंस इज नोन एज द जीन। समझ में आई डेफिनेशन जीन की? बाबा जल्दी Yes, बताया sir. जरा, है तो कंफ्यूजन दोबारा पूछे, 10 बार पूछे। फरियाल आई थी, ये बेचारी खामोश है, पता नहीं कौन क्या चीज पढ़ रहे हैं हम। नहीं क्यों सर, फरियाल? समझ आ रहा है। वेरी गुड, शाबाश, सही है, सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हम बात क्या करने जा रहे हैं कि अब मैं आपको जो प्रॉपर स्ट्रक्चर आप किताबों में देखते हैं, अभी तो हमने क्या अंदरूनी स्टडी करी है, अंदर से स्टडी करी है एक, अब हम देखते हैं बाहर से डीएनए का स्ट्रक्चर हमें नजर कैसा आता है, कि प्रॉपरली डीएनए हम कहते हैं किस चीज को है। ये देखिए जरा, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर से एक धागा निकला, उस धागे को मजीद खोला, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम देख रहे हैं। जब अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम को खोला तो उसमें से पता लगा जनाब ये जो धागा था ये डबल हो गया, और ये डबल धागा क्या था, अल्टीमेटली जाके डबल हेलिक्स में हो गया था, और डबल हेलिक्स को जो हमने और खोला तो पता लगा ये दो धागे हैं। अब आप देखिए बिल्कुल वाजे, मैं आपको बिल्कुल एंड स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ, अब आपको वाजे तौर पे समझ में आ जाना चाहिए बात कि अब ये जो दो धागे हैं, इसका हर धागा, ये राइट धागा शुगर फॉस्फेट, लेफ्ट धागा शुगर फॉस्फेट, नजर आ रहा है सबको? और इन दोनों धागों के दरमियान में क्या लगी हुई है, नाइट्रोजीनस बेसिस, Nitrogenous base. शुगर के कॉर्नर्स पे, ठीक है। और जो शुगर के कॉर्नर्स में नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई है, तो जहां पर जी है वहां दूसरे के सामने सी है, यानी कि जब ग्वानिन है वहां साइटोसिन है, और उसके दरमियान में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन जब थायमिन है अगले फ्रंट पे दूसरी तरफ एडेनाइन है, और उसके दरमियान में 2 है, और ये आपके पास कलर लिखा हुआ ग्वानिन, थायमिन, एडेनाइन, साइटोसिन, ठीक है जनाब? बात समझ में आई बेटा? Yes, अगर sir. अब कोई कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर कर लें। अब ये जवेरिया क्वेश्चन कर रहे हैं, सर हमारी बॉडी में प्रोटीन होता है जो सेल की कंपोजिशन में भी होता है, लेकिन हम फिर भी डिफरेंट रिसोर्सेज से प्रोटीन लेते हैं। याद रखें प्रोटीन हमारे पास इंडिस्पेंसिबल और डिस्पेंसिबल दोनों होते हैं। इंडिस्पेंसिबल किसे कहते हैं, कि जो चीज बॉडी में बनती हो बाहर से नहीं ली जा सकती हो। डिस्पेंसिबल उसे कहते हैं जिसको हम बॉडी से बाहर से ले सकते हो। तो प्रोटीन अल्लाह ने ऐसी चीज रखी है जिसको हम दोनों तरफ से ले सकते हैं। इंटरनली भी हमारी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस से बनता है और बाहर से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जवेरिया का क्वेश्चन था। अरीबा ने भी क्वेश्चन किया हुआ है जनाब, सर शुगर का होना डीएनए में जरूरी है? शुगर तो हमारे अंदर वैसे भी होती है। बिल्कुल अच्छी बात करी, क्योंकि याद रखें बेटा बहुत सारी चीजों के बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो डीएनए के इंग्रेडिएंट में शुगर बेसिक इंग्रेडिएंट है, क्योंकि उसको 5 शुगर चाहिए ताकि एक तरफ वो फॉस्फेट को ऐड कर सके, दूसरी तरफ वो नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर सके, ठीक है बेटा? और किसी का क्वेश्चन यहाँ मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। ओके सर, थैंक यू। बात समझ में आ गई? जी यस सर। सर। अगली क्लास करनी है नहीं? ये काफी है, इतना जल्दी बताएं। सर आज के लिए काफी है। यस सर, सही है। बस काफी है आज की। चले ये लेक्चर हमारा यहाँ खत्म होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर हमने आज सही तरीके से